शाम बखैर, वेलकम टू शाम की चाय विद योर होस्ट डॉक्टर आफिया। और आज का जो शो है वो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, वो आप लोगों के फीडबैक की वजह से हम लोग कर रहे हैं जैसा कि आप चाहते थे। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हुए हैं, कुछ टॉपिक्स आप लोगों ने प्रपोज किए अपने फीडबैक पे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू गाइस आर एक्चुअली वाचिंग। और हाँ, एक कहते हैं ना कि हमारी जो ऑडियंस है उनको ज़्यादा जो है एंटरटेनमेंट की चीज़ें ज़्यादा ट्रैक कर रही होती हैं। और क्योंकि आप लोग माशाल्लाह जिस तरह कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिस तरह फीडबैक्स दे रहे हैं, जिस तरह सजेशंस दे रहे हैं, आई एम लविंग इट। और आज आप लोगों ने कहा कि बच्चों, बहुत सारे वो जो टॉपिक्स उनमें से जो एक जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लगे थे वो ये था, बच्चों और वालिदैन, बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं वालिदैन। नहीं, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, इट्स नॉट सिंपल। इसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जो पेरेंट्स को फॉलो करना होता है, लेकिन कौन फॉलो करे, पता होगा तो फॉलो करेंगे ना। जैसे मैंने फिजिकल टॉर्चर कर सकते हैं, दिस वाज अ क्वेश्चन, यस दिस वाज अ क्वेश्चन। बच्चों की जिद कितनी पूरी करनी चाहिए, बच्चों की पसंद के खाने, वो जो जितने आप लोग के ऐसे सवाल थे ना, वो सारे सवाल मैंने लाइन अप करके अपने पास लिख लिए हैं। मैं उनके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स की बात नहीं कर रही, सिर्फ इमीडिएट पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। तो आज के शो में हम ये सारी बातें करेंगे। आप हमारे सोशल मीडिया पे जिस तरह माशाल्लाह पे फीडबैक दे रहे हैं, ज़रूर दीजिए। इस वक्त जो लोग देखेंगे वो लोग भी हमें इस वक्त फीडबैक दीजिए। कहाँ पर मैं बताती हूँ, हमारा फेसबुक का पेज है, वहाँ पर एच नाउ टीवी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, हमारा यूट्यूब का चैनल है जिस पे आप ये सब कुछ देखते भी हैं, एच नाउ टीवी के नाम से। फीडबैक @hnow.tv पे आप लोग हमें फीडबैक भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। एंड आई एम लविंग इट के सब लोग जो है यहाँ पे कुछ अच्छा सीखने के लिए ट्यून करते हैं। हाँ, अच्छा सीखने के साथ हमारे हंसी मजाक भी चलता रहता है, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ द शो। लेकिन बात यह कि जब आप ये प्रोग्राम देखकर उठें तो आप कुछ अच्छा सीख कर उठे हो। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और फिर मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। बैक टू शाम की चाय। और शाम की चाय में आज हम, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आप लोगों का प्रपोज किया हुआ टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत पे। इस पे जो हमारे पास इस वक्त एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है सादिया जमाल, विजुअल आर्टिस्ट है जी, आर्ट स्पेस स्टूडियो में को फाउंडर है द लिंक की। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं? वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी वेल, आई एम गुड, आई एम गुड। सादिया से भी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। उनके साथ साथ मौजूद हैं खतीजा बिल्कवाला एक्चुअली मैं इनका नाम उस वक्त से थोड़ा सा बड़ी मुश्किल से इन्होंने, पता नहीं कि पेरेंट्स ने कैसे रख दिया, लेकिन हमसे तो प्रोनाउंस नहीं हो। मैनेजिंग डायरेक्टर है जी एडवॉल्व 360 की। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सिर्फ खतीजा कहूँगी। That's okay with you? That's perfect. That's perfect. अच्छा, मुझे सबसे पहले बताइए एडवॉल्व 360 क्या है? एडवॉल्व 360 हमने बेसिकली 2012 में स्टार्ट किया था। जो UN के मिलेनियम गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए, टू प्रमोट एजुकेशन, बट विद टाइम वी ब्रॉडन द स्कोप। और अब हम टीचर ट्रेनिंग करवाते हैं, स्कूल्स को कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ हो, वो जो है सस्टेनेबल हो और बच्चों को अच्छी तालीम प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा हम पेरेंट्स को भी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करवाते हैं। बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के कोर्स, सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। ऑलराइट, ओके। अच्छा जी, सादिया हमारे साथ मौजूद। सादिया, आप हमको ये बताइए कि व्हाट इज दिस विजुअल आर्टिस्ट और आप ये आर्ट स्पेस स्टूडियो में क्या कर रहे होते हैं? मुझे कुछ एस्ट्रोनॉमर काइंड ऑफ फीलिंग आ रही, कोई एस्ट्रोनॉट होंगे आप लोगों के, नासा वासा के पास होंगे। नो, इट्स एक्सट्रीमली क्रिएटिव फील्ड। विजुअल आर्टिस्ट होते हैं, जो कि मैं बेसिकली स्कल्प्टर, कंटेम्प्रेरी स्कल्प्टर हूँ, बट हम पेंटर्स भी हो सकते हैं। आपके मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जो विजुअल आर्टिस्ट हैं। तो ये हमारी इसमें होता है आर्ट स्पेस स्टूडियो। बेसिकली इट्स वाज इनिशिएटिव, इट्स मोर लाइक अ प्लेटफॉर्म जिसमें हम डिफरेंट आर्ट स्किल्स डेवलप करा रहे होते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करा रहे होते हैं स्टूडेंट्स की। और उस तरह के शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी होते हैं।
So it's more like a platform, a creative platform. Okay, interesting. So you make kids creative, not just kids, I guess. No, it's not only for the kids. It's for big kids as for well. everyone who is interested. Not even the big kids. Is as per Picasso's one said, every child is an artist. हाँ. So it's like everyone is an artist. And But वो child ना. It's the problem. The irony is that they won't remain child artists for a very long time. लेकिन कभी कभी ये आर्टिस्ट हम लोग के अंदर, बिकॉज उस वक्त डिस्कवर नहीं होता तो वो बेचारा अंदर रह जाता है, और हमको तब समझ में आता है जब कभी जिंदगी में फ्री टाइम मिलता है कि ओह माय गॉड वी आर गुड एट इट। खास तौर पे जो आपका ये भी कोविड, दिस कोविड के ज़माने में बहुत सबको एहसास हुआ कि वो दे कैन ड्रॉ, दे कैन पेंट, बिकॉज बहुत सारा टाइम मिल गया लोगों को इस तरह के काम करने का। राइट। अच्छा, अब हम सबसे पहले ना बच्चों के जो सवालात आपने जिस तरह के किए हैं वो हम करेंगे। एक माहौल होता है जो बच्चों को घर में मिल रहा होता है, एक माहौल वो होता है जहाँ वो कभी पढ़ने जाते हैं, जब स्कूल्स में पढ़ने जा रहे होते हैं तो वहाँ पे वो जो 7-8 घंटे स्पेंड करते हैं, एक माहौल वो होता है। ऑनेस्टली मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उनको ज़्यादा कौन सी एज में कौन सा माहौल जो है वो ज़्यादा जो है अफेक्ट कर रहा होता है। जब वो छोटे होते हैं तो वो किस माहौल से ज़्यादा अफेक्ट हो रहे होते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो वो किस माहौल से ज़्यादा अफेक्ट हो रहे होते हैं, और नेचर में जो उनकी एक वो है क्यूरियोसिटी वो ऑटोमेटिकली किस तरफ जा रहे होते हैं। ये सवाल मैं आपसे करूँगी बिकॉज यू ट्रेन टीचर्स। ओके, सो बच्चा जब पैदा होता है और जैसे अप टू टिल द एज ऑफ 2 and 3 आप कह सकते हैं कि बच्चा सबसे ज़्यादा घर के और अपने इर्द गिर्द के माहौल से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। और ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जब स्कूल जाना बच्चा शुरू करता है तो दैट इज़ 2.5 years old, राइट। तो अच्छा, ये भी बाय द वे एक सवाल था कि इतने छोटे बच्चे को स्कूल कैसे भेजें? हाँ, दैट इज़ ट्रू एंड दैट इज़ लाइक आई नो, लाइक हमारे ज़माने में 7 years old से पहले स्कूल में एडमिशंस नहीं होते थे, लेकिन अब 7 year old 6-7 years old या लेकिन पहले उस तरह का नहीं होता था। किंडरगार्टन पे डायरेक्ट एडमिशन होते थे, नर्सरी मॉन्टेसरी का ऐसा ट्रेंड नहीं था। लेकिन अब अगर आप देखें तो 2 साल का बच्चा स्कूल में होता है प्ले ग्रुप में, राइट। रीज़न बीइंग कि अगर आप अब के बच्चों को देखें और पहले के बच्चों को देखें तो उनमें बहुत फ़र्क आ गया है। और साइंटिफिकली जो बच्चे के शुरू के 3 से 4 साल होते हैं वो उसकी लर्निंग एज होती है, और बच्चा उसमें जो चीज़ देख रहा होता है उसको जैसा माहौल मिलता है वो उसके अकॉर्डिंगली ग्रो करता है, वो चीज़ें अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती है। उसके अपने कोई थॉट्स नहीं होती तो वो जो देखता है उससे अट्रैक्ट हो रहा होता है। और इसीलिए सही माहौल प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। सो पेरेंट्स बहुत जल्दी अब स्कूल्स में डाल देते हैं, क्योंकि स्कूल्स जो है उनको वो माहौल प्रोवाइड करते हैं जो कि जनरली हर घर में नहीं मिल सकता। ऑब्वियसली, क्योंकि हर घर का माहौल अलग होता है, रूटीन्स अलग होती हैं, स्ट्रक्चर अलग होता है। राइट। और कभी कभी ये भी तो है कि बच्चा मतलब पहला बच्चा है, घर में कोई और बच्चा नहीं है, कंपनी देने वाला कोई कज़न नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब बड़े बड़े, तो फिर बच्चा मतलब किसके साथ खेले, डेवलप होते कैसे डेवलप करे। एग्जैक्टली, ये भी एक स्टोरी होती है। अच्छा, इसी के साथ जो दूसरा रिलेटेड क्वेश्चन था वो ये था कि एक माँ बाप को जब वो फैमिली प्लान कर रहे होते हैं तो 2 बच्चों के बीच में कितना उन्होंने डिस्टेंस रखना चाहिए ताकि बच्चे का एक प्रॉपर जो है ना उसका ब्रॉटअप हो। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, और आप बीइंग अ डॉक्टर आपको ज़्यादा इस चीज़ का होगा कि नहीं, नॉट फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वो तो ठीक है, बट फ्रॉम द ब्रॉटअप पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। सो जनरली भी 3 to 4 years ऑफ एज जहाँ पे बच्चे को माँ की बहुत ज़रूरत होती है, और टाइम बच्चे को वो टाइम मिलना चाहिए अपने पेरेंट्स से, अनडिवाइडेड अटेंशन मिलनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है कहीं पे भी इमोशनली लैक ना करे, वो गैप ना उसके अंदर आए कि उसको ये महसूस हो कि मुझे नहीं देखा जा रहा और दूसरे बहन भाइयों को देखा जा रहा है। ये इंडिविजुअल अटेंशन बच्चे को कितनी एज तक चाहिए अकेले, बस सिर्फ उसकी अटेंशन और किसी और की नहीं? एटलीस्ट 3-4 years। 3-4 years। हमारे यहाँ तो हमारे ये भी कहते हैं कि जल्दी बच्चे कर लो 7 बड़े हो जाएंगे। जी। तो वो जो हर साल एक बच्चा और होता है, तो फिर उनकी अपब्रिंगिंग में फॉल्ट आ रहा होता है, क्योंकि फिर वो सर्वाइवल सिनेरियो में चला जाता है बच्चा, क्योंकि वो अपनी अटेंशन ग्रैब करने के लिए फिर वो जो एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं सर्वाइवल की, वो उसको खुद ब खुद कर रहा है। फिर वो आप अटेंशन सीख करेगा, या आप कहेंगे कि वो बात नहीं मान रहा, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, फिर वो बच्चे वो खुद ब खुद वो उस तरह की चीज़ें पिकअप करेगा, क्योंकि
in the end वो he or she is a human being है ना। हाँ, तो ये वो तो कैसे उसकी उसको नीड्स वो में आ रहा है ना, करें? ये उस वक्त Exactly. उसकी बहुत बेसिक नीड्स में आ रहा है। सिर्फ दूध डायपर उसकी नीड नहीं होता उस वक्त, Exactly. पेरेंट्स उसकी बहुत इंपॉर्टेंट नीड उसको है। पेरेंट्स का टाइम चाहिए होता है Exactly. मेनली, अटेंशन। इनफैक्ट उसके लिए कहते हैं कि ये टाइम वो होता है जिसमें वो ऑब्जर्व कर रहा होता है अपनी सराउंडिंग्स को, विकैबुलरी को, आपके एटीट्यूड को, क्योंकि वो ही एक्शंस करेगा जो वो सब देख रहा है। तो इस वजह से इट्स लाइक अ ओपन, इट्स मोर लाइक अ कीबोर्ड, CPU किसी कंप्यूटर का, जो कि सिर्फ डाटा अपने अंदर कलेक्ट कर रहा है। तो अगर उसमें वो इंटरप्शन आएगी तो फिर तो ऑफ कोर्स पे बच्चे की साइकोलॉजी भी इम्पैक्ट करेगी, उसकी एटीट्यूड भी और बिहेवियर भी इम्पैक्ट करेगा। और ये भी पता है, देखा गया है कि जब किसी छोटे से बच्चे के नया बहन भाई पैदा होता है तो वो उसको गुस्सा दिखाता है, उसको मारने की कोशिश करता है, और वो कहता है कि मतलब वो इतना पॉजेसिव हो जाता है अपनी मदर को लेके स्पेशली कि ये मेरी जगह है, मेरी ये इस वक्त गोद में मुझे बैठना था, ये क्यों है गोद में। मतलब आई हैव सीन, ऑब्वियसली वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ उनके एटीट्यूड में नजर आती है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ गया ना, क्योंकि ही गेट्स, इंसान एग्रेसिव हो जाता है, इनसिक्योर हो जाता है जब वो देखता है कि वो प्रिविलेजेस एंजॉय नहीं कर पा रहा जो कि कुछ महीनों पहले तक कर रहा था। ऑब्वियसली। अच्छा, लेकिन एक बात है, छोटा बच्चा मतलब आप कहते हैं ना छोटे बच्चे को आप फिर भी मोल्ड कर लोगे, बच्चा जितना बड़ा होता जाएगा उतना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि 3-4 साल का गैप हो, तो 3-4 साल का बच्चे को तो बहुत आदत है कि सिर्फ उसके पेरेंट्स उसी को देखें, उसी से बात करें, उसी से वो करें, पक्का हो गया वो उस चीज़ पे। अब एकदम से कुछ नया आ गया तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, तब नहीं उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होगा। एवरी चाइल्ड इज़ अ लर्नर भी ना, आप उसको उस तरह से, क्योंकि अगेन आपका जो रोल है एज एन अडल्ट वो भी इट मैटर्स। अगर आपको पता है कि आप उसकी लाइफ में एक नया इंसान आने वाला है तो आपने उसको उस तरह से मेंटली प्रिपेयर करना है। अगर आप उसे मेंटली प्रिपेयर नहीं करेंगे, अगर आप उसे रेडी नहीं करेंगे उस चीज़ के लिए कि वो एक नया कंपेनियन अपनी लाइफ में ऐड कर रहा है सिबलिंग के फॉर्म में, तो वो तो रिएक्ट करेगा, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में होगा वो रिएक्ट करेगा। अगर आप उसे उसका वो अच्छा, ये रिएक्शन क्या होते हैं और इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं उसकी साइकोलॉजी पे? होते हैं, क्यों नहीं होते। सबसे पहले तो ये, जैसे अभी हम बात करते हैं कि इनसिक्योर हो जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं, सेल्फ पिटी हो जाते हैं, या लोनलीनेस फील कर रहे होते हैं क्योंकि दे फेल्ट कि शायद वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं फैमिली से, एंड देयर इज अनदर वन जो कि ज़्यादा अटेंशन ले रहा है। सो अगर उसको सही से उस पर हैंडल नहीं किया जाए, सही से कैसे हैंडल करते हैं, क्या कहें? मैडम, आई एम एक्चुअली पुटिंग माय ओन किड एग्जांपल, दो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 years, बट स्टिल द एल्डर वन थिंक्स के यू डोंट लव मी एनीमोर। honey, this is what I get to hear all the time, you don't love me anymore, you're with the other sister all the time, you don't love me anymore। मतलब कितने बड़े, कैसे हैंडल करो भाई? बच्चों को ग्रेजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना शुरू करें और उसको ये बताएं कि तुम बड़े बहन या भाई हो, हाँ। और ये तुम्हारे मतलब यू हैव टू गाइड दिस चाइल्ड एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड एंड स्मॉल अगर आप उसको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें बच्चे की, तो उसको ओन करना शुरू कर दें। ओनरशिप डेवलप करने की बहुत जरूरत है। हाँ, अच्छा, खुद मैं ये करते हैं, सॉरी आपको करते हैं नहीं, बिल्कुल कि बच्चे को बोलते नहीं, इसको हाथ नहीं लगाना, गिर जाएगा, इसको ये नहीं करना, इसको चोट लग जाएगी, तो वो बच्चा होता है हाँ उसको इंपॉर्टेंस मिल रही है, मेरी परवाह नहीं है। हाँ। लेकिन अगर आप बच्चे को थोड़ा भले छोटी चीज़ें, ये कपड़े रख दो, ये उठा लो, इसके साथ टॉयज से खेल लो, थोड़ी चीज़ें, और चूंकि 4-5 साल का बच्चे में इतनी वो होती है कि वो फिर उस चीज़ को एब्जॉर्ब करके और उससे रिलेट करना शुरू कर देता है। ये मैंने तो उसको उसकी स्मॉल मामा बना दिया। मैंने कहा यू आर अ स्मॉल मामा बिहाइंड मी, डायपर चेंज करो। So she thinks she's a small mama and I'm a big mama। अब क्या करूँ, मुझे कहीं पे उसको इम्पोर्टेंस भी देनी है। तो खैर एनीवे जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक सिचुएशन है जो कि हर घर में हो जाती है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
बैक टू शाम की चाय, और शाम की चाय में हम बात कर रहे हैं कि बच्चों का ब्रॉटअप, उनकी तरबियत तालीम के साथ कैसी होनी चाहिए। हमारे पास टीचर्स ट्रेनर भी हैं, हमारे पास बच्चे की क्रिएटिविटी डेवलप करने की भी एक्सपर्ट मौजूद है। हम बात एक्चुअली कर रहे थे कि अभी तो दो बच्चों के बीच में गैप में, ताकि वो एक दूसरे को मतलब कैसे बर्दाश्त करें, क्योंकि एक बच्चा अपनी जगह पे किसी और को बर्दाश्त नहीं करता, वो थोड़ा पोजेसिव, जेलस, इनसिक्योर और ये सब कुछ हो जाता है। ठीक है जी। अब इसके बाद दूसरी बात आई, बहुत ही छोटा बच्चा, एक तो प्री स्कूल, जो उसका प्री स्कूल का टाइम होता है, प्ले ग्रुप का टाइम होता है, उसमें उसका बहुत सारे और छोटे बच्चे, अपने जैसे बच्चे वो भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा होता कि मेरी जितने छोटे छोटे लोग कौन है। सीरियसली आई हैव नोटिस दैट कि एक बच्चा जिसके घर में अभी कोई और बच्चा नहीं है, आपने एकदम से उसको किसी जगह ले गए और वहाँ पे कोई तीसरा इंसान उसे कह रहा है सिट स्ट्रेट, वॉक इन अ लाइन, तो वो बच्चा रिएक्ट करता है, वो बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज़ को। ये कैसे हम उसके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी पैदा करें कि दिस इज़ हाउ द लाइफ इज सपोज्ड टू बी। इसीलिए अगर आप देखें तो प्री स्कूल का जो टाइम होता है वो मेनली पढ़ाई से ज़्यादा बच्चे और टीचर का बॉन्ड होता है। हाँ, राइट। और यहाँ पे टीचर का रोल होता है कि वो कितना स्ट्रांगली बॉन्ड डेवलप करती हैं और कितना उस बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेती हैं कि अगर वो कुछ कहती हैं तो बच्चा उसकी बात मानने शुरू करता है। आप देखें बहुत दफ़ा क्या होता है, विद टाइम बच्चा घर पे आके शायद पेरेंट्स की बात उतनी नहीं मानता, लेकिन टीचर की बात ज़्यादा, नहीं टीचर ने ये कहा है तो ये ऐसे ही होना है, वो बड़ा बच्चा कहता है, छोटे वाला नहीं कहता। नहीं, छोटे बच्चे, बल्कि छोटे बच्चे ज़्यादा एसोसिएट करते हैं। ओके। और इसीलिए टीचर की जो हम बात करते हैं कि मुस्तकिल टीचर की ट्रेनिंग वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि उनको ये स्किल मिले कि किस तरह क्लासरूम को मैनेज करना है, किस तरह बच्चों को हैंडल करना है और इतने छोटे बच्चों के साथ किस तरह रिलेट करना है, किस तरह उनके साथ डीलिंग करनी है। आप जैसे आप कह रही हैं कि बच्चे को अगर बोला कि सिट डाउन या वॉक इन अ लाइन, तो इतने छोटे बच्चे को हम एकदम से कोई भी टीचर अगर इंस्ट्रक्शन देगा, अब बड़े को भी देगा तो वो ऑफेंड होगा। हाँ। और आजकल के बच्चे बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो इसीलिए हर एक क्लास के अंदर बहुत मुख्तलिफ किस्म के बच्चे होते हैं। कुछ खामोश होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो एवरेज नॉर्मली हर किसी के साथ बच्चे बस रोते रहते हैं। एग्जैक्टली। मतलब इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर को अपनी क्लास के अंदर डिफरेंट तरह के बच्चों को हैंडल करने आना चाहिए। अच्छा, ये तो बात हो गई फिर टीचर्स ट्रेनिंग की, जैसे हम कहते हैं ना मॉन्टेसरी ट्रेंड, एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स के साथ भी बड़े मसाइल होते हैं। पेरेंट्स के साथ ये मसाइल होते हैं कि फादर अपनी जगह काम कर रहे होते हैं, मदर अपनी जगह, उनकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर वो वर्किंग है तो वो वर्किंग है, नहीं वर्किंग है तो घर की इतनी सारी वर्किंग है कि वो क्या करें। ठीक है, उसके बीच में हर 2 मिनट के बाद शी हैज़ टू बी विद द किड, या वो बच्चे को हैंग करके फिर रहे होते हैं अपने साथ जी। तो मुझे एक बात बताइए, इसमें ना पेरेंट्स के अंदर एक अजीब सी वो डेवलप हो जाती है, कोफ्त, चिड़चिड़ाहट, फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज ना वो बेचारे सही से सो पा रहे होते हैं, ना खा पा रहे होते हैं। खाते वक्त बीच में बच्चा रोना शुरू हो जाता है, सोते वक्त बीच में बच्चा रोना शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ करते हुए ना बच्चा बीच में रोना शुरू कर देता है। तो पेरेंट्स की इस पर काउंसलिंग क्या होता है, उसका मुझे कुछ बताइए कि पेरेंट्स को हम, जब कोई नया पेरेंट बनने वाला हो, देखें जब कोई नया पेरेंट बनने वाला हो तो उसको पता नहीं होता कि आने क्या वाला है तुम्हारे सामने, जब वो आ जाता है ना तो फिर पता चलता है कि ये सब मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं भाई मैं तो 4 दिन से सोई नहीं हूँ। ये वाली सिचुएशन। आई थिंक फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी भी बच्चे की अपब्रिंगिंग एक फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट फैमिली सपोर्ट में अब हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम ज़्यादा हो गए हैं, जिसमें अब आप देखते हैं कि इन लॉज और ये सब बड़े साथ में नहीं रह रहे होते, एक कपल अलग से ही रह रहा होता है। फिर ये प्रायोरिटाइज करें, बच्चे को आपको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि वो वही चंद साल हैं जो आप बच्चे को जो है आप बना सकते हो या तोड़ सकते हो। सही बात है। बाकी चीज़ें होती रहती हैं, हो सकती हैं। सेकेंडली, जब आप प्लान कर रहे हैं तो आपको इतना मैच्योर होना चाहिए उस वक्त कि आप क्यों चाह रहे हैं, क्यों प्लान कर रहे हैं, जस्ट फॉर अ टाइम, या जैसे क्योंकि सबके हो रहे हैं तो आपके भी हो रहे हैं, क्या ये वजह है? और अगर ये सब कह रहे हैं तुम लोग क्यों नहीं हो रहे? हाँ exactly. ये भी वजह है। तो अगर ये वजह है तो फिर आपको तो फिर एक उसको डील करना आना चाहिए, क्योंकि आप अगर कोई प्रोजेक्ट भी ले रहे हैं तो अगर आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है, आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है,
तो फिर आप कैसे उसको हैंडल करेंगे? तो आप ये समझे कि एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं आप, और ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, एंडिंग एक्चुअली बड़े बच्चों के बड़े प्रॉब्लम। Once you're a mom, you are there is no way back. यानी कि मुझे इतना अच्छा, मैंने किसी कज़न सुना, उन्होंने कहा कि it was not you who born on that day, it was me as a mom born as Exactly. आप ये भी होता है। आप माँ बनते हैं या बाप Exactly. बनते हैं उस वक्त, तो आपका तो पूरा रोल अपनी लाइफ में चेंज हो गया। तो उस रोल को आप कैसे देख रहे हैं आगे? जब आप अपनी एक प्रोफेशनल सिनेरियो के अंदर रख रहे होते, तो आप प्लान आउट कर रहे होते ना कि अच्छा ठीक है, मेरी जो 6 months की जो शॉर्ट कमिंग्स होंगी या प्रॉब्लम्स होंगी, मैं उनको ऐसे हैंडल करूंगा या करूंगी। अगले आने वाले फाइनेंशियल स्ट्रेन पहले बच्चा तो इज एन एक्सपेरिमेंट। Sorry, but that's how it is. First kid is an experiment. उसके ऊपर सब कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ होता है। दूसरे के वक्त थोड़ा समझ आ रहा होता है कि पहला कि जिसने हैंडल किया था दूसरा वैसे हैंडल करना है। तो फिर होता नहीं करना ना। और शायद फर्स्ट चाइल्ड में इवन अगर न्यूक्लियर फैमिली भी होती तो भी इधर उधर से सपोर्ट मिल रहा होता है। उसके बाद ग्रेजुअली यू नो शायद ये होता है कि नानी दादी बोलती है बस अब सही है, दूसरा है ना। हाँ, पहले को देखने के लिए बहुत फर्स्ट चाइल्ड के वक्त आपको फिर भी शायद मिल जाता है इस तरह का सपोर्ट, लेकिन हर कोई बच्चे को लेने को तैयार होता है। हाँ, सिर्फ तब तक जब तक बच्चा हंस रहा है। एग्जैक्टली। उसके बाद जैसे ही उसने रोना शुरू किया, अरे संभालो उसको, संभालो। लो बेचारी अम्मा जी, अपनी अम्मा को भी पसंद नहीं अच्छा, आता। इसमें मुझे लगता है कि पेरेंट्स के बीच में भी ड्यूटीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बच्चा सिर्फ माँ पाल रही है और बाप जो है वो रात को आ रहा है कि मैं दूसरे रूम में भी सोऊंगा, तो मैं अलग से खाना भी खाऊंगा, तो मैं बाहर भी जाऊंगा, तुम घर में बैठ के तुम इसके ये कर। तो मुझे लगता है कि दिस इज लाइक चोकिंग द अदर पर्सन, इजंट इट? लाइक It is. In fact, it's not fair with the mother and with the she's a child human as well. too. बहुत सारी families में आपने भी देखा होगा कि उनका एक mindset है कि the father was not supposed to do these things. But why not? Why? He's not supposed to? बच्चा नहीं है क्या उसका? फादर की भी वही We'll ask these बॉन्डिंग, questions. फादर की भी वही बॉन्डिंग डेवलप होनी चाहिए उस एज में जिसमें वो मदर के साथ हो रही है, क्योंकि इट्स नॉट फेयर विद द फादर एज वेल। हमने क्यों एक फादर को एक एक्सक्लूडेड पार्ट बना दिया है चाइल्ड की लाइफ के अंदर? हाँ, रो रहा है तो रात को उसको उठाएं, जाओ जाके तुम चुप कराओ, सुलाओ, चलो। यानी हम उसे डराने की पोजीशन बना दी है। वो 4-5 years की उसमें आएगा तो तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारे अब्बा से शिकायत कर दूंगी, दैट्स इट। तो अगर ये वाला एटीट्यूड होगा तो फिर आप यानी कि आप फादर को डिप्राइव कर रहे हैं उस रिलेशनशिप की ब्यूटी से जो कि होनी चाहिए। और वो उसी वक्त आएगी जब वो उसके वो छोटे छोटे काम करेगा, उसके डायपर चेंज करेगा, उसको आई रिमेंबर माय फादर अभी तक हमें इस बात को कोट करते हैं कि मुझे वो मैं रो रही होती थी और माय मॉम वाज नॉट अराउंड, तो वो मुझे लेकर ड्राइव पे निकल जाते थे। आई वाज लाइक 6 months ओल्ड, और वो उनके पास अभी भी उसकी मेमोरीज हैं। तो वो मेमोरीज चेरिश्ड होती हैं बाद में। तो अगर उस वक्त आपको ऐसी लग रही होती है, लेकिन बाद में आप सोचें तो आप 10 साल बाद इस चीज पर खुश हो रहोगे। 10 साल बाद वैसे किसने देखा, लेकिन लेकिन बच्चे इस चीज़ को बहुत महसूस करते हैं, और जिस तरह वो बड़े होते हैं तो वो बहुत सके और कुछ नहीं होगा, अब्बू तो डांटेंगे, यू नो, अब्बू सिर्फ डांटने वाला फिगर वाले बन जाते हैं, विच इज़ वेरी अच्छा। फिर रॉन्ग। मुझे इसमें ये भी जिस तरह अभी इन्होंने बड़ा अच्छा पिन पॉइंट किया कि ये नहीं करना, अबू को बता दूंगी, ये नहीं करना, अभी फ़ोन कर देती हूँ उनको, अभी दिखाती हूँ, अभी बता। तो मुझे ये बताइए कि बच्चे को अगर किसी चीज़ से रोका जाए, अच्छा टीचर्स जिस तरह आप लोग हैं, आप लोग ट्रेन भी करते हैं, तो आप लोग ये कहते हैं कि बच्चे को किसी चीज़ से डराओ नहीं। जब तक बच्चा किसी चीज़ से डरेगा नहीं वो बैठेगा नहीं, सीरियसली। मतलब आप उसे कितना भी लेके समझाओ, प्यार से समझाओ, चीज़ें दे के समझाओ, लॉलीपॉप दे दो, कुछ भी कर, उसके बाद वो चॉकलेट या लॉलीपॉप ख़त्म होनी नहीं, उसने उठ के वही करना है जो कर रहा था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपको किसी ना किसी एक चीज़ से डराना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर देते हैं। कोई कहता है अल्लाह बाबा आ रहा है, कोई कहता है कि ब्लैक डॉग ही आ रहा है, कोई कहता है कुछ आ रहा है, यू नो, तो ताकि बच्चे से वो करवा ले, मतलब ये। और फिर जब बच्चा यही डरे वो के साथ वो स्कूल जाता है, तो बच्चे को स्कूल भी इसी डर के साथ बाय द वे भेजा जाता है, जल्दी जाओ वरना ब्लैक डॉग ही आ जाएगा। तो टीचर कहते हैं आप इसको किसी चीज़ से डराए नहीं, लो भाई पूरी उसकी तरबियत नीचे, अब क्या करें, डराए नहीं तो फिर से काम कैसे करवाएं? आप डराकर कैसे किसी से कुछ अच्छा निकलवा सकते हैं, उसके अंदर से प्रोडक्ट कैसे, उसका आउटपुट अच्छा कैसे निकल सकता है? इसकी एक साइंस है जो मुझे लगता है
जब अल्लाह ने हमें पैदा किया तो हमें डराया है ना जहन्नुम से। हम जहन्नुम के डर से बहुत सारी बुरी चीज़ें नहीं करते, या करते हुए एक में सोचते हैं कि नहीं 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 नहीं, यू नो विल गो टू हेल फॉर दिस। तो जब उसने भी हमें सीधे रास्ते पे रखने के लिए डर पैदा किया, तो मुझे लगता है कि वालिदैन का भी छोटा मोटा सा डर तो चलता है नहीं। देखिए, डर में और कॉन्सिक्वेंसेस के रिजल्ट में में फ़र्क होता है। आप ये खौफ पैदा करें कि हुआ जाएगा, अक्सर होता है ना, ये नहीं करो हु आ जाएगा, हु व्हाट्स कुछ भी हो सकता है, कोई जो ऑब्जेक्ट की बात, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, जैसे आप ब्लैक डॉग ही कह रही हैं, या बहुत सारे कैरेक्टर्स पेरेंट्स क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में हमने ये नोटिस करा है, हमने ये चीज़ हमने बहुत से देखा है कि वो बच्चों में कॉन्फिडेंस लैक कर जाते हैं। अच्छा। क्योंकि वो आदी होते हैं डरने के, ठीक है। अब आपने एक एज के बाद वो डर का स्लॉट उसके दिमाग से निकाल दिया, लेकिन वहाँ खुद ही समझ जाता है कि ये क्या, मैं इतने सालों तक मेरे साथ क्या होता रहे। फिर वो स्लॉट है वहाँ पे। अब कोई भी चीज़ जिससे वो वल्नरेबल होगा, वो चीज़ उसमें ऐड हो जाएगी, और वो उस चीज़ से खुद ब खुद फेयर आ जाएगा। फेयर इज़ अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट, लेकिन वो अगर ज़्यादा हो जाए तो वो आपको वीक कर देता है पर्सनालिटी वाइज, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन के पास बहुत पोटेंशियल है चीज़ों को मैनिपुलेट करने का इंसान के अपने लिए। तो वो आपको नहीं पता होता कि आपने तो उस बेचारे को बिल्ली से डराया था, लेकिन वो उसके फर से भी, और उसको कहीं जाके उससे एलर्जी भी होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के रिएक्शंस भी होते हैं। और सादिया ने जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, कंसिक्वेंसेस में और फियर में फ़र्क है। हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है कि कंसिक्वेंसेस नहीं कहे जाते। पेरेंट्स सारी प्रिविलेजेस देते हैं और इतनी दे देते हैं कि बाद में वो कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं। एग्जैक्टली। सो हर चीज़ का रिपरकशन होने चाहिए, ठीक है, कि आप ये करोगे तो ये होगा, लेकिन किसी चीज़ से डराना फिर बच्चे को कैसे रोका जाए? वो कितने प्यार से बैठ के समझा, नहीं समझता, अरे नहीं समझता, कैसा है आपका बच्चा समझ जाता है, नहीं समझता। सारी माओ की टेंशन यही होती है कि भाई ऐसे नहीं समझता, मुझे डराना ही पड़ता है, या तो मैं ऐसे डराऊं, या फिर किसी चीज़ से, या फिर ये फिजिकल अब्यूज, ये थप्पड़ वप्पड़ और ये सारी चीज़ें भी उसमें बैक में मारना, सर पे मारना। 3 और 4 साल की बात कर रहे हैं कि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम छोटी एज से बच्चे को ये बताते रहें कि हर चीज़ ऐसे ही नहीं मिलेगी, अगर आप ये करोगे तो ये मिलेगा, अगर यू नो कहाँ पे एग्जैक्टली अर्न दैट, राइट। तो अगर कंसिक्वेंसेस और आपने उसको बताया कि अगर आपने ये काम किया तो आपको ये चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए, अगर आपने ये नहीं किया तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, राइट। सो फिर वो बच्चा हैबिचुअल होगा, और फिर वो बच्चा उसी तरह फंक्शन करेगा। जैसे आपके पास भी तो है ना कि अगर आपने अच्छा काम, इफ यू डू गुड डीड्स यू विल गो टू हेवन, अदरवाइज यू विल गो टू हेल, राइट। ये भी डर है ना मन, और कंसिक्वेंसेस है ना, यानी कि आपको बताया गया है, इलॉजिकल नहीं है ना, आपको पता है कि आप ये करेंगे, exactly. तो आपका ये उसका रिएक्शन, उसका ये है कि उसका रिजल्ट ये है कि यू वोंट गेट दोज प्रिविलेजेस, ठीक है। लेकिन यही अगर हम चाइल्डहुड के उसमें पेरेंटिंग के अंदर इम्प्लीमेंट कर लें तो सिचुएशंस डिफरेंट होंगी। क्योंकि अगर हम रिलीजन की इस पे बात करें तो वहाँ पे ये रिपीट भी किया गया है बार बार कि अगर ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये होगा, और फिर ये एहसास भी दिलाया गया है कि आई एम ऑलवेज देयर विद यू। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम जब फिजिकल प्रेजेंट होने की बात होती है तो बहुत सारे पेरेंट्स इस वक्त नहीं होते। हाँ, नहीं होते, क्योंकि प्रॉबेबली they might be working, or they do have their अपने commitments होते हैं, चीज़ें होती हैं, और बहुत सी दफ़ा ये, और अब तो पेरेंट्स अगर फिजिकली वहाँ बैठे भी हो तो यस वहाँ मेंटली वहाँ नहीं होते वो। और फिर बच्चे को कहा जाता है ये हर वक्त मोबाइल में, तो बच्चा भी तो आपको देख के सीख रहा है ना, ये बात तो है। तो कंक्लूजन अभी तक की हमारी बातों का सिर्फ ये निकला कि बच्चे के ऊपर आपकी 24/7 की अटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को अगर आप बहुत करियर ओरिएंटेड हैं तो एक प्रोजेक्ट की तरह समझो जो आपने अभी लिया है, और अभी आपको वो प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट करके दिखाना है। तो इसी बात पे हम लोग एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे। इससे पहले थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप दोनों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, और हमने बड़ी डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट्स पे बात करने की कोशिश भी की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, विल बी राइट बैक।